नमस्ते। वेलकम टू किताब वाइब्स। आज हम आपके लिए लाए हैं बुक द शैलोज बाय निकोलस जी कार। ये किताब दरअसल एक सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया हो। क्या इंटरनेट हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है? हाँ, मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि क्या ये हमारे दिमाग को ही रीवायर कर रहा है, ये सवाल है। बिल्कुल। और कार अपनी पर्सनल कहानी से शुरू करते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि पहले वो घंटों किताबों में खो जाते थे, लंबे लेख आसानी से पढ़ लेती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ध्यान भटकने लगा है, फोकस करना मुश्किल हो गया है। हाँ, जैसे एक दो पन्ने पढ़े और फिर हाँ, मन उचटने लगता है, कुछ और चेक करने का मन करता है। उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग वो बदल रहा है, जैसे फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी में HAL 9000 कंप्यूटर कहता है ना, माई माइंड इज गोइंग, आई कैन फील इट। राइट। ये किताब इसी एहसास की पड़ताल है। बिल्कुल, ये फीलिंग तो आजकल बहुत कॉमन है, पर कार इसे सिर्फ फीलिंग नहीं मानते, वो इसे एक पुराने आइडिया से जोड़ते हैं, मार्शल मकलुहन का, द मीडियम इज द मैसेज। हाँ, माध्यमी संदेश है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, मतलब ये है कि हम अक्सर ना टेक्नोलॉजी के कंटेंट पर ध्यान देते हैं कि हम नेट पे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। डिबेट भी इसी पर होती है कि भाई कंटेंट अच्छा है या बुरा, कल्चर को ऊपर ले जा रहा है या डम डाउन कर रहा है। हाँ, ये तो है। पर मैक्लूहन और कार का कहना है कि ये कंटेंट तो बस वो जैसे चोर मांस का टुकड़ा फेंकता है ना कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए, वैसा है। अच्छा। असली असर तो खुद माध्यम का है। मतलब इंटरनेट जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो स्पीड, वो फ्रेगमेंटेशन, हाइपरलिंक्स, नोटिफिकेशंस, वो हमारे सोचने के पैटर्न्स को बदल रहा है, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को। तो कंटेंट से ज्यादा जरूरी है वो तरीका जिससे कंटेंट हम तक पहुंच रहा है। इज दैट इट? एग्जैक्टली। इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टेंटली भटकना, जल्दी जल्दी स्कैन करना, गहराई में ना जाना, वो हमें एक खास तरह से सोचने पर मजबूर करता है। कैर कहते हैं कि नेट हमारी कंसंट्रेशन कैपेसिटी कम कर रहा है, हमारी डीप रीडिंग की एबिलिटी छीन रहा है। लेकिन इसके फायदे भी तो हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस, कम्युनिकेशन। हाँ, फायदे बहुत हैं, वो मानते हैं ये। पर वो कह रहे हैं कि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ रही है, एक हिडन कॉस्ट है। और ये कीमत क्या है? क्या सिर्फ कंसंट्रेशन कम होना या कुछ और गहरा चल रहा है? यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? बिल्कुल सही। चैप्टर 2 द वाइटल पार्ट्स इसी पर फोकस करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। अच्छा। हाँ, ये लाइफ लॉन्ग बदलता रहता है, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से खुद को रीवायर करता रहता है। ये उस पुरानी सोच के बिल्कुल उलट है कि भाई बचपन के बाद दिमाग पक्का हो जाता है, बदलता नहीं। ये सुनने में तो इंटरेस्टिंग है, पर इसका कोई सॉलिड साइंटिफिक बेसिस है या ये सिर्फ थ्योरी है? नहीं, अब ये वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस है। पहले हाँ, कुछ लोग जैसे विलियम जेम्स या फ्रॉइड इसकी बात करते थे, पर वो थ्योरेटिकल ज्यादा था। असली प्रूफ आया माइकल मर्जनिच के एक्सपेरिमेंट से, बंदरों पर किए गए प्रयोग। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दिखाया कि जब बंदरों के हाथ की मान लीजिए एक नर्व काट दी गई, तो दिमाग का वो एरिया जो उस नर्व से सिग्नल लेता था, वो शांत नहीं बैठा। तो क्या हुआ? आसपास के जो एक्टिव नर्व्स वाले हिस्से थे, उन्होंने धीरे धीरे उस एरिया को टेक ओवर कर लिया। मतलब ब्रेन मैप लिटरली बदल गया। वाओ! यानी दिमाग अपनी वायरिंग बदल सकता है? फिजिकली? सेल्यूलर लेवल पर। और ये सिर्फ चोट लगने पर नहीं होता? ये नॉर्मल ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारे हर अनुभव, हमारी आदतें, हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब हमारे न्यूरल पाथवेज को शेप करते हैं। कैसे? एक रूल है डोनाल्ड हेब का, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जिन न्यूरॉन्स का कनेक्शन बार बार यूज होता है, वो मजबूत हो जाता है, सिनेप्सिस स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो इस्तेमाल नहीं होता, वो कमजोर पड़ जाता है। हाँ, वो कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है या खत्म भी हो जाता है। प्रूनिंग कहते हैं इसे। दिमाग एफिशिएंट है, वो बेकार के कनेक्शन मेंटेन नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार इंटरनेट वाली तेज बिखरी हुई सोच का अभ्यास करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, तो हमारा दिमाग उसी के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा? प्रिसाइजली। और जो डीप फोकस्ड थिंकिंग वाले पाथवेज है, वो कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। यही कार का सेंट्रल आर्गुमेंट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक दोधारी तलवार है। ये हमें अडेप्ट करने में मदद करती है, नो डाउट, पर यह हमें बुरी आदतों में फंसा भी सकती है।
बुरी आदतें भी उतनी ही आसानी से दिमाग में जम सकती हैं जितनी अच्छी। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, सुपरफिशियल थिंकिंग। अगर हम लगातार इसी मोड में रहेंगे तो हमारा दिमाग इसी का आदी हो जाएगा। डीप थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन, सस्टेन्ड फोकस के इन स्किल्स के लिए जो सर्किट्स चाहिए, अगर वो यूज नहीं होंगे तो दिमाग उन्हें मेंटेन क्यों करेगा? नॉर्मन डॉय जिसे प्लास्टिसिटी का पैराडॉक्स कहते हैं, ये हमें फ्लेक्सिबल बनाती है पर रिजिड बिहेवियर्स में लॉक भी कर सकती है। ये तो सच में डराने वाली बात है। पर कार्ड सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं करते हैं ना, वो इतिहास में भी जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे दूसरी टेक्नोलॉजीज ने भी हमारी सोच बदली है। हाँ बिल्कुल। चैप्टर 3 टूल्स ऑफ द माइंड में वो बात करते हैं इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजीज की। वो टूल्स जो हमारी मेंटल एबिलिटीज को एक्सटेंड करते हैं, जैसे नक्शा। मैप। कैसे? सोचिए, मैप ने हमें दुनिया को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखना सिखाया, स्केल पर देखना, चीजों को मेजर करना। इसने अनसीन स्ट्रक्चर्स को समझना पॉसिबल बनाया। और घड़ी, क्लॉक, मैकेनिकल क्लॉक, उसने समय को बदल दिया। पहले समय नेचुरल साइकिल से जुड़ा था, सूरज, चांद, मौसम। घड़ी ने उसे बराबर मापने योग्य यूनिट्स में बांट दिया, लिनियर बना दिया। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया, हमारी पूरी लाइफ को डिसिप्लिन किया। हाँ, ये तो है, हर चीज टाइम के हिसाब से। और हर टेक्नोलॉजी का, वो कहते हैं, एक इंटेलेक्चुअल एथिक होता है। कुछ हिडन अजम्पशंस होती हैं कि दिमाग कैसे काम करता है या करना चाहिए। मैप और क्लॉक ने मेजरमेंट और एब्स्ट्रैक्शन पर जोर दिया। और लिखने पढ़ने की टेक्नोलॉजी, उसका एथिक क्या था? वो तो सबसे पावरफुल थी। पढ़ना लिखना नेचुरल नहीं है, सीखना पड़ता है। और ये प्रोसेस दिमाग को फंडामेंटली बदल देता है। लिटरेट और इलिटरेट दिमाग अलग होते हैं। अलग अलग स्क्रिप्ट पढ़ने वालों के ब्रेन सर्किट्स भी अलग होते हैं। लिखने ने ज्ञान को इंडिविजुअल मेमोरी की कैद से आजाद किया। फिर आई किताब, कोडेक्स फॉर्मेट। और उसमें भी एक बड़ा बदलाव था, शब्दों के बीच स्पेस। हाँ, चैप्टर 4 द डीपनिंग पेज। ये छोटी सी चीज लगती है पर ये रेवोल्यूशनरी थी। पहले स्क्रिप्चुरा कंटिन्यूआ थी, सारे शब्द एक साथ जुड़े हुए। पढ़ना बहुत मुश्किल था, बहुत कॉग्निटिव एफर्ट लगता था। अच्छा, मुझे लगा हमेशा से स्पेस होता होगा। नहीं, स्पेस आने से पढ़ना आसान हुआ। इससे साइलेंट रीडिंग पॉसिबल हुई। पहले लोग जोर से पढ़ते थे, अब पढ़ना एक प्राइवेट इंटरनल मेडिटेटिव एक्ट बन गया। मतलब आप अकेले में किताब के साथ? हाँ, शब्दों में, विचारों में डूब सकते थे, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर। इसी ने डीप रीडिंग को जन्म दिया, वो एबिलिटी जहां पाठक लेखक के साथ एक गहरे वैचारिक डायलॉग में एंगेज करता है। इसके लिए दिमाग को अडेप्ट होना पड़ा, नए सर्किट्स बनाने पड़े। और फिर आया गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, और उसने इस डीप रीडिंग कल्चर को डेमोक्रेटाइज कर दिया। किताबें सस्ती हुई, एक्सेसिबल हुई, ज्ञान का विस्फोट हुआ। और साथ ही वो डीप लीनियर फोकस तरीके से सोचने का जो एथिक किताब से जुड़ा था, वो समाज में फैल गया। कार मानते हैं कि यही लिटरेरी माइंड जो किताबों से बना, रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की नींव बना। एक ऐसा दिमाग जो लंबे आर्ग्यूमेंट्स फॉलो कर सकता था, कॉम्प्लेक्स आइडिया समझ सकता था, फोकस बनाए रख सकता था। एग्जैक्टली। और अब इंटरनेट इस लिटरेरी माइंड को चैलेंज कर रहा है। यही कार की कोर चिंता है। चैप्टर 5 अ मीडियम ऑफ द मोस्ट जनरल नेचर में वो इंटरनेट को एलन ट्यूरिंग की यूनिवर्सल मशीन का मॉडर्न अवतार बताते हैं। यूनिवर्सल मशीन? हाँ, एक ऐसी मशीन जो थ्योरेटिकली कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क कर सकती है। इंटरनेट आज वही कर रहा है। वो लगभग हर पुरानी इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी को अपने अंदर समेट रहा है। टाइपराइटर, प्रिंटिंग प्रेस, मैप, क्लॉक, फोन, रेडियो, टीवी, लाइब्रेरी, सब कुछ। सही बात है, सब नेट पे है। और ये हमारा प्राइमरी मीडियम बन गया है। हम इस पे घंटों समय बिताते हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि ये समय प्रिंट रीडिंग से आ रहा है। किताबें, अखबार, मैगजीन पढ़ने का समय कम हो रहा है। तो ये यूनिवर्सल मीडियम हमारे पढ़ने के तरीके को बदल कैसे रहा है? चैप्टर 6 द वेरी इमेज ऑफ अ बुक इसी पर है। देखिए, नेट कंटेंट को फ्रैगमेंट करता है। हाइपरलिंक्स, वो हमें एक जगह टिकने ही नहीं देते। एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक वहाँ, लगातार कूदते रहने को उकसाते हैं। हाँ, वो रैबिट होल में जाने वाली बात। बिल्कुल। सर्च इंजिन्स हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के बजाय छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन स्निपेट्स देते हैं। फिर मल्टीमीडिया है, एड्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ये सब ध्यान भटकाते हैं।
कोरी डॉक्टरों ने इसे क्या खूब कहा है, इकोसिस्टम ऑफ इंटरप्शन टेक्नोलॉजीज। इकोसिस्टम ऑफ इंटरप्शन टेक्नोलॉजीज, वाओ। क्या यह सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने तक ही है या इसका असर अब प्रिंट पर भी दिखने लगा है? असर दिख रहा है। मैगजीन्स को देखिए, उनका डिजाइन अब वेब जैसा हो रहा है। छोटे लेख, ज्यादा तस्वीरें, बुलेट पॉइंट्स। लाइब्रेरीज का फोकस बदल रहा है, वो डिजिटल रिसोर्सेज पर ज्यादा जोर दे रही हैं। और ई रीडर्स, किंडल वगैरह, वो तो किताब जैसी ही लगते हैं पर है नहीं। उनमें कन्वीनियंस है, सर्च है, पर वो रीडिंग एक्सपीरियंस को बदल रहे हैं। उनमें भी लिंक्स हो सकते हैं, मल्टीमीडिया वोक्स आ रहे हैं। किताब की जो लिनियरिटी थी, उसकी जो शांति थी, वो तल्लीनता, वो टूट रही है। जॉन अपडाइक ने भी इस पर चिंता जताई थी। लिखने पर भी असर पड़ रहा होगा। हाँ, कार कहते हैं कि लेखक शायद सर्च इंजिन्स के लिए ऑप्टिमाइज करके लिखने लगे। सोशल मीडिया के प्रेशर में शायद ज्यादा सेफ, कम एक्सपेरिमेंटल लिखें। डिजिटल टेक्स्ट की इम्पर्मनेंस भी शायद परफेक्शन के इंसेंटिव को कम करती है। एडिट करना इतना आसान जो है। तो क्या डीप रीडिंग सच में खत्म हो रही है? ये तो बहुत पेसिमिस्टिक व्यू है। हाँ, मानते हैं कि शायद ये एक एलीट रीडिंग क्लास तक ही सीमित रह जाए। कुछ लोग इस बदलाव का स्वागत भी करते हैं, कहते हैं ये एवोल्यूशन है। पर कार पूछते हैं, एवोल्यूशन किस दिशा में? तो क्या साइंस इस बात को सपोर्ट करती है कि नेट वाकई हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है फिजिकली? चैप्टर 7 द जगलर्स ब्रेन शायद इसी बारे में है। हाँ, इस चैप्टर में कार साइंटिफिक एविडेंस पर आते हैं। वो बताते हैं कि नेट पर पढ़ना ज्यादातर कर्सरी होता है। हम स्किम करते हैं, कीवर्ड्स ढूंढते हैं। ये हमारे ध्यान को खींचता जरूर है, पर उसे एक जगह टिकने नहीं देता, बिखेर देता है। ब्रेन स्कैन्स। हाँ, ब्रेन स्कैन स्टडीज हैं, जैसे UCLA की गैरी स्मॉल की स्टडी। वो दिखाती हैं कि अनुभवी नेट यूजर्स का दिमाग नॉन यूजर्स से अलग तरह से काम करता है। ज्यादा ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं वेब ब्राउजिंग के दौरान, और ये बदलाव बहुत तेजी से आ सकता है। उनकी स्टडी में सिर्फ 5 दिन के नेट यूसेज से फर्क दिखा। पर ज्यादा एक्टिवेशन तो अच्छी बात होनी चाहिए। जरूरी नहीं। कार आर्ग्यू करते हैं कि ये दिखाता है कि ऑनलाइन पढ़ना कॉग्निटिवली ज्यादा डिमांडिंग है, ज्यादा स्ट्रेन डालता है वर्किंग मेमोरी पर, और ये डीप रीडिंग के लिए जरूरी शांत फोकस स्टेट को रोकता है। और मल्टीटास्किंग का क्या? हम सब करते हैं, ईमेल चेक करते हुए रिपोर्ट लिखना, चैट करते हुए पढ़ना। नेट हमें कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क करने को उकसाता है, पर रिसर्च साफ दिखाती है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा दिमाग एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। वो तेजी से स्विच करता है। हाँ, और हर स्विच की एक कीमत होती है, स्विचिंग कॉस्ट। टाइम वेस्ट होता है, एरर्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कॉम्प्रिहेंशन कम हो जाती है। हम शैलो प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट बन रहे हैं। जैसा सेनेका ने कहा था, टू बी एवरीवेयर इज टू बी नोवेयर, कहीं भी पूरी तरह ना होना। ये तो लगता है सच है। अच्छा, मेमोरी पर क्या असर होता है? आजकल लोग कहते हैं कि याद रखने की क्या जरूरत है, सब कुछ गूगल पर है, आउटसोर्सिंग मेमोरी। हाँ, ये बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है, पर चैप्टर 9 सर्च मेमोरी में कार बताते हैं कि ये सोच खतरनाक क्यों है। देखिए, हमारी मेमोरी 2 तरह की है, वर्किंग मेमोरी जो शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां नॉलेज स्टोर होती है, स्कीमास बनते हैं। ओके। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनने के लिए इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी से ट्रांसफर होना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंसोलिडेशन, और इसके लिए चाहिए अटेंशन और टाइम। इसमें दिमाग में एक्चुअल फिजिकल चेंजेस होते हैं, नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। ये एक्टिव प्रोसेस है। और इंटरनेट का माहौल? इंटरनेट का माहौल इसके बिल्कुल उलट है। कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारी वर्किंग मेमोरी को भर देता है, और इंटरप्शंस, डिस्ट्रैक्शंस वो कंसोलिडेशन प्रोसेस को ठीक से शुरू ही नहीं होने देती। तो मतलब हम चीजों को ठीक से याद नहीं रख पा रहे? हाँ, हम इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। हम याद रखने के बजाय भूलने में बेहतर हो रहे हैं। और जब हम मेमोरी को आउटसोर्स करते हैं गूगल पर, तो हम सिर्फ फैक्ट्स आउटसोर्स नहीं कर रहे होते। तो क्या कर रहे होते हैं? हम अपने इंटेलेक्ट का, अपनी आइडेंटिटी का एक जरूरी हिस्सा आउटसोर्स कर रहे होते हैं। पर्सनल मेमोरी सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं है, ये हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी संस्कृति का आधार है। इसके बिना हम रिचर्ड फॉरमैन के शब्दों में पैनकेक पीपल बन जाएंगे, चौड़े, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता, पर पतले, गहराई नहीं। पैनकेक पीपल, ये इमेज तो दिमाग में बैठ गई। इसमें गूगल का क्या रोल है? चैप्टर 8 द चर्च ऑफ गूगल। देखिए, गूगल इंटरनेट का गेटकीपर जैसा है।
कार उसकी तुलना फ्रेडरिक विंसलो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से करते हैं। टेलरिज्म मतलब हर चीज को मेजर करना, ऑप्टिमाइज करना, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना। गूगल भी तो यही करता है, A/B टेस्टिंग, यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग। बिल्कुल, उनका पूरा बिजनेस मॉडल एडवर्ड्स इसी पर टिका है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें, जल्दी जल्दी एक पेज से दूसरे पर जाएं। उनका गोल हमें ज्यादा देर तक एक जगह टिकने देना नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन के बिजनेस में है, क्योंकि हर क्लिक से पैसा बनता है। पर उनका मिशन तो है ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। मिशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर उनका तरीका एफिशिएंसी ड्रिवन है। गूगल बुक सर्च को ही देख लीजिए, सारी किताबों को डिजिटाइज करना सुनने में क्रांतिकारी लगता है। हाँ, ज्ञान सबके लिए एक्सेसिबल। पर कार चिंता जताते हैं कि गूगल किताबों को लिटरेरी वर्क की तरह नहीं देखता। वो उन्हें डेटा मानता है जिसे माइन किया जा सके, जिसमें सर्च चलाया जा सके। वो किताबों को स्निपेट्स में तोड़ रहा है, पढ़ने के अनुभव को फ्रैगमेंट कर रहा है, और सारी दुनिया का ज्ञान एक कमर्शियल एंटिटी के कंट्रोल में जा रहा है। गूगल चाहता है कि हम भी उसी की तरह सोचें, एफिशिएंट, डेटा ड्रिवन। तो क्या हम मशीनों जैसे बनते जा रहे हैं? चैप्टर 10 अ थिंग लाइक मी में वो एलाइजा प्रोग्राम का जिक्र करते हैं। हाँ, जोसेफ वेजनबाउम ने 1960s में एलाइजा बनाया था, एक बहुत सिंपल चैटबॉट जो बस कीवर्ड्स पकड़कर स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स देता था। और लोग उससे बातें करने लगे। हाँ, वेजनबाउम हैरान रह गए कि लोग उससे इमोशनली कनेक्ट करने लगे। उन्हें लगा कि मशीन उन्हें समझ रही है। वेजनबाउम को तब एहसास हुआ कि हम इंसानों में मशीनों में दिमाग देखने की टेंडेंसी है, और ऐसा करते हुए हम अनजाने में खुद मशीनों जैसा सोचने लगते हैं। मतलब हम अपनी ह्यूमन क्वालिटीज, एम्पैथी, विजडम, जजमेंट को डीवैल्यू करने लगते हैं और एफिशिएंसी, स्पीड, डेटा को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। वेजनबाउम की चिंता यही थी कि हम अपनी इंसानियत खो देंगे। हम वो काम भी कंप्यूटर को सौंप देंगे जिनमें ह्यूमन विजडम की जरूरत है। टेक्नोलॉजी हमें शेप करती है तो साफ है, पर क्या ये हमेशा बुरा ही होता है? कार ये नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी इनहेरेंटली बुरी है। वो मैक्लूहन की बात दोहराते हैं। हर टेक्नोलॉजी हमारी किसी कैपेबिलिटी को एम्पलीफाई करती है, पर साथ ही किसी और चीज को नंब भी करती है। कार चलाने से हमें स्पीड मिलती है, पर चलने का अनुभव खो जाता है। मैप्स हमें रास्ता दिखाते हैं, पर शायद हमारा अपना स्पेशल सेंस कमजोर करते हैं। एग्जैक्टली, लंदन कैबी स्टडी का उदाहरण है। हेल्पफुल सॉफ्टवेयर भी हमें मेंटली लेजी बना सकता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस अच्छा लगता है, पर वो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कम कर दे, क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ता। हम स्क्रिप्ट्स फॉलो करने लगते हैं। हाँ, पर्सनल इनिशिएटिव कम हो जाता है। हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, फिर कंप्यूटर हमें प्रोग्राम करने लगता है। एपिलॉग में वो फिर 2001 फिल्म पे वापस आते हैं। हाँ, और वो याद दिलाते हैं कि फिल्म के अंत में हेल ज्यादा ह्यूमन लगता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है उसका, और जो इंसान है वो रोबोटिक एफिशिएंसी से काम करते हैं। कुब्रिक की ये डार्क भविष्यवाणी थी। कार का डर यही है कि जैसे जैसे हम दुनिया को समझने के लिए कंप्यूटर पर निर्भर होते जाएंगे, हमारी अपनी इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बन जाएगी। एफिशिएंट, डेटा ड्रिवन, पर शायद डीप थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन और एम्पैथी से खाली। वो हाइडेगर की चेतावनी भी याद दिलाते हैं। हाँ, कि कैलकुलेटिव थिंकिंग, गणना वाली सोच ही एकमात्र सोच न बन जाए। मेडिटेटिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच न खो जाए। हमें दोनों की जरूरत है। तो इस पूरी लंबी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? व्हाट आर द मेन टेकअवेज? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज रियल। हमारा दिमाग बदलता है और इंटरनेट का लगातार इस्तेमाल इसे बदल रहा है। हमारे सोचने के पाथवेज रिवायर हो रहे हैं। ये कोई साइफाई नहीं, ये हो रहा है। दूसरा, मक्लुऑन की बात याद रखनी है। द मीडियम इज द मैसेज। इंटरनेट का कंटेंट क्या है उससे ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेट कैसे इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, उसकी स्पीड, फ्रैगमेंटेशन, इंटरप्शंस। यही स्ट्रक्चर हमारी डीप रीडिंग, सस्टेन्ड फोकस और मेमोरी कंसोलिडेशन की एबिलिटी को इरोड कर रहा है। तीसरा, एक ट्रेड ऑफ है। हमें बहुत कुछ मिल रहा है, स्पीड, एक्सेस, कन्वीनियंस, पर हम कुछ बहुत जरूरी चीजें खो रहे हैं। डीप थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, कॉन्टेम्पलेशन, मेमोरी और शायद एम्पैथी भी। वो लिटरेरी माइंड जो किताबों ने बनाया था वो खतरे में है। चौथा पॉइंट है प्लास्टिसिटी का पैराडॉक्स। ये हमें अडेप्ट करने की कमाल की क्षमता देती है, पर यही क्षमता हमें नेट द्वारा इनकरेज की जाने वाली बुरी आदतों, डिस्ट्रैक्शन, सुपरफिशियलिटी में फंसा भी सकती है।
ये आदतें हमारे दिमाग में डीप रूटेड हो सकती हैं। और पांचवा और शायद सबसे प्रैक्टिकल टेक हुए, हमें सचेत होने की जरूरत है। अवेयरनेस। क्या हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमारी पढ़ने की, ध्यान देने की आदतें कैसे बदल रही हैं? क्या हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन की रेस में डीप थिंकिंग के महत्व को कम आंक रहे हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा माइंडफुली, ज़्यादा कॉन्शियसली कर सकते हैं? कैरी हमें कोई इजी सोल्यूशन नहीं देते, पर वो हमें ये क्रिटिकल सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। वाकई ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में किताब नहीं है, ये हमारे दिमाग के बारे में है, हमारी सोच के बारे में है, और अल्टीमेटली हम इंसान होने के नाते क्या बन रहे हैं उसके बारे में है। बिल्कुल। इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन माइंड। Okay, so we hope you liked our today's book. For more book discussions, subscribe to our channel, Kitab Vibes. धन्यवाद।